हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की, जिसके 6th लेक्चर को लेकर आज मैं आपके सामने हूं। पिछले लेक्चर में मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सिखा रहा था, जिसमें मैंने दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टडी किए हैं, प्रेशर मेजरमेंट मेथड एंड कंसंट्रेशन मेजरमेंट मेथड। आइए हम इसके बाकी एस्पेक्ट को लेके कुछ बात करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट मेजरमेंट स्केल की बात कर रहा हूं, दैट इज वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड। हम लोग जानते हैं कि गैसेस के जो वॉल्यूम्स होते हैं वो उनके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमें डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर गैसेस के वॉल्यूम दे दिए जाएं तो मैं उसको उन गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल करके भी रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स निकाल सकता हूं। तो आइए देखते हैं मेथड किस तरह पर बेस्ड है। जनरली इस मेथड में एक प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में होता है जिसके हम डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर वॉल्यूम मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर मेरे सामने ये रिएक्शन है H2O2 एक्वस गिव्स H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, तो मैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर O2 के वॉल्यूम मेजर करके इसके नंबर ऑफ मोल से उसको रिलेट कर सकता हूं। तो इसके लिए जो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होते हैं, तो आपको बॉक्स में हर बार लिखता ही हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट टी टाइम VT, O2 गैस का जो वॉल्यूम टी टाइम पर मेजर हुआ है उसको VT से डिनोट किया है। वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट इनफाइनाइट टाइम, O2 का जो वॉल्यूम इनफाइनाइट टाइम पर मेजर किया है उसको V इनफाइनाइट से डिनोट किया है। तो अगर मैं अपनी स्टोइकियोमेट्री लगाऊं इसके अंदर तो क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं इनिशियल इसका A मोल है तो इसका 0 मोल, टी टाइम बीतने के बाद में इसके x मोल डिकम्पोज हो जाएंगे तो इसके रिमेनिंग रहेंगे A माइनस एक्स, तो उतने इसके बन जाएंगे। लेकिन एज पर स्टोइकियोमेट्री इसका 1 बनेगा तो इसका हाफ ही बनेगा, तो अगर इसका x बनेगा तो इसके कितने मोल्स बनेंगे बच्चों, x/2 बनेंगे टी टाइम पर। और इनफाइनाइट टाइम पे आप जानते हो रिएक्टेंट पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और ये सारे के सारे मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा A और ये बन जाएगा A/2। मुझे और किसी डेटा से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा जो कंसर्न है वो गैस के मोल से ही है। तो अब आप जानते ही हैं, हम अभी मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू मोल, तो देखना सही कर रहा हूं क्या, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/2। VT इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट टी टाइम। ना तो ये गैस था ना ये गैस था, केवल यही तो गैस था, तो यानी गैस के मोल्स कितने हैं x/2, और टी टाइम पर वॉल्यूम कितना मेजर किया है VT, तो क्या मैं लिख सकता हूं VT प्रोपोर्शनल टू x/2 इस थीम से। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा आपको V इनफाइनाइट टाइम पर जो वॉल्यूम आएगा O2 का वो कितने मोल के प्रोपोर्शनल होगा, वो A/2 के प्रोपोर्शनल होगा, दैट प्रोपोर्शनल टू A/2। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर VT प्रोपोर्शनल x/2 के है तो बेटा प्रोपोर्शनल x के भी तो होगा, क्योंकि V2 तो कांस्टेंट है। ऐसे अगर V इनफाइनाइट प्रोपोर्शनल A के है तो A/2 के है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, A के भी प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं V इनफाइनाइट माइनस VT कर दूं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, वो होगा A माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे को और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट निकालना है तो एक तो मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट की, और एक मुझे टी टाइम पर उसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन चाहिए। तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म भी आपको आ चुकी है और टी टाइम की कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन की टर्म भी आपके सामने आ चुकी है, तो मैं इन वैल्यूज को पुट करके अपना एक्सप्रेशन बना सकता हूं। देखिए कैसे, अगर मैं अपना फर्स्ट ऑर्डर का रूल लगाता हूं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने ये सीखा था कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, आप कहीं तो मैं डायरेक्ट A लिख दूं, और टी टाइम के बाद में रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन। तो क्या मैं इसको वॉल्यूम के टर्म में रिलेट करके नहीं बता सकता क्या, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A की जगह लिख देता हूं V इनफाइनाइट, और A माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, V इनफाइनाइट माइनस VT। तो इस तरह से मैं गैसेस के डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर और इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम मेजर करके
रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स निकाल सकता हूं। कोई जरूरी नहीं कि आपको ये रिएक्शन दी होगी, स्टोइकियोमेट्री भी कोई जरूरी नहीं 1/2 दी होगी। कैसा भी रिएक्शन हो, कैसी भी स्टोइकियोमेट्री हो, मेरा पर्पस है कि मैं वॉल्यूम मेजरमेंट से क्या क्या दो चीजें निकाल पाऊं। एक तो मैं स्मॉल ए निकाल पाऊं, या मैं ए माइनस एक्स निकाल पाऊं, या मैं ए नोट निकाल पाऊं, या मैं ए टी निकाल पाऊं। आप लोग जानते हैं के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A0 बाई ए टी भी होता है। इस तरह से मैं वॉल्यूम मेजरमेंट टेक्निक से भी रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूं बिल्कुल आराम से। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं जब हम बात करते हैं अगले मेथड की, दैट इज टाइट्रेशन मेथड। उसके बाद हम बात करेंगे टाइट्रेशन मेथड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात को सुनना है, क्योंकि इसके अंदर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है, एन फैक्टर वगैरह यूज होते हैं, तो जरा देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ की, टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड या टाइट्रेशन मेजरमेंट भी कह सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा टाइट्रेशन का प्रिंसिपल भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। सपोज मेरी रिएक्शन है H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2 बेटे। तो जैसे ही आप जानते हो ये एक्वस है, ये लिक्विड है और ये गैस है। पिछली बार भी मैंने ये रिएक्शन यूज की थी, पर हमारा जो रेफरेंस था वो दूसरा था, वहां पे मैं इसकी वॉल्यूम मेजर कर रहा था। इस पर मैं थोड़ा सा कंसर्न चेंज है, आइए देखते हैं। ये एक H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जब इसको मैं KMnO4 के साथ रिएक्शन करता हूं, और KMnO4 किसका काम करता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। थोड़ा सा टाइट्रेशन का बेसिक मैं आपको दे दूं। टाइट्रेशन में क्या होता है? एक ब्यूरेट रहता है, टाइट्रेशन में एक ब्यूरेट होता है और एक फ्लास्क होता है ना। मान लीजिए इसके अंदर तो H2O2 ले रहा हूं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस ब्यूरेट में मैंने डाल दिया KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहां KMnO4 है और यहां आपके H2O2, ये H2O2 मान लीजिए और ये आपका KMnO4 मान लीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हो कि जब भी टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट आता है तो टाइट्रेंट और टाइट्रेट दोनों के ही इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम टाइट्रेट जो फ्लास्क में होता है, इसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट जो ब्यूरेट में होता है। और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको आता ही है, और आपको ये भी आना चाहिए, नहीं आता तो, कि जब भी हमें किसी केमिकल के इक्विवेलेंट निकालने होते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स और एन फैक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। ये दो बातें आपको आनी चाहिए। पहली बात, जब भी हम दो सॉल्यूशंस को टाइट्रेट करते हैं तो ऊपर वाला सॉल्यूशन है टाइट्रेंट और नीचे वाला सॉल्यूशन है टाइट्रेट। तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, तो उस स्टेज में टाइट्रेंट के इक्विवेलेंट्स और टाइट्रेट के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाते हैं। तो मैंने लिख दिया एट इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रहा H2O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4। तो मैंने क्या बोला? और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कभी भी किसी केमिकल के किसके बराबर होते हैं? उसके नंबर ऑफ मोल्स के और उसके एन फैक्टर के। तो क्या मैं इन मोल से, इस कॉन्सेप्ट से क्या मैं रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूं क्या? आइए देखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर मैं आपको उसके पैरामीटर्स दूं, क्या पैरामीटर्स दिए आपको इसमें? आपको बेटा ये पैरामीटर्स दिए हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, आपको ये पैरामीटर्स दिए। पहला कहता है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट 0 टाइम, ये दिया आपको V0। फिर कहता है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट T टाइम, ये आपको दिया VT। ये दो पैरामीटर्स आपको यूज दिए हैं जिसको यूज करके आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट निकालना है। आइए देखते हैं। तो अगर मैं अपना इक्वेशन बनाऊं जैसे हमारे पास बनाता ही हूं, तो क्या करता हूं? देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार करते हैं अपन। ये a है बेटे, ये 0 और ये 0, ये a माइनस एक्स होगा तो ये x होगा और ये क्या होगा? x/2। अब मेरे बात ध्यान से सुनना। अब मैं दो चीजें कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं मैं एट t इज इक्वल टू 0 टाइम। मान लीजिए डिकम्पोजिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ,
जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्या मैं ठीक बोल रहा हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि H2O2 की मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होगी। तो जब स्टार्ट ही नहीं हुआ डिकम्पोज होना तो H2O2 की अमाउंट क्या होगी, मैक्सिमम। उस टाइम अगर मैं टाइट्रेट कराता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट से, तो मैं क्या बोलूंगा, एट इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 is equal to number of equivalent of KMnO4 solution। मैं T is equal to 0 टाइम पर टाइट्रेट कर रहा हूं और जैसे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा तो मैं क्या मान लूंगा, उस स्टेज में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। आइए, क्या हम नहीं जानते कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम लीटर हो। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गिवन है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है, तो आप उसकी नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट केमिकल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाते हैं। और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आपको किसी केमिकल के इक्विवेलेंट निकालने तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप उसको उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर्म में इक्विवेलेंट ऐसे निकाले जाते हैं, और अगर मोल दे रखे हो किसी केमिकल के तो इक्विवेलेंट इस तरह से निकाले जाते हैं। ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, क्या T इज इक्वल टू 0 टाइम पर H2O2 के मोल A थे, और शायद आपको पता हो H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है बेटे, 2 होता है। H2O2 का एन फैक्टर हर वीडियो में कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। तो क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 एट विच टाइम, T इज इक्वल टू 0 टाइम। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर H2O2 के मोल कितने थे, A, इसका एन फैक्टर तो फिक्स है 2 इज इक्वल टू, मान लो KMnO4 की नॉर्मेलिटी n है, n, और वॉल्यूम जो इसका यूज हुआ वो V0 यूज हुआ है, देखा मैंने 0 टाइम पर इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ, V0। तो एक इक्वेशन तो मेरी यहां से आ गई जिसमें मैं कह सकता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन में A इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू V0, ये T इज इक्वल टू 0 टाइम पर जो टाइट्रेशन हुई उसके इक्विवेलेंट पॉइंट का एक एक्सट्रैक्ट आ गया। ऐसे ही अगर मैं T टाइम की बात करता हूं, तो क्या होगा, देखो सेकंड पॉइंट आएगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट एट T टाइम। अब मैं T टाइम की बात कर रहा हूं, T टाइम, तो वापस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब T टाइम तक ये कितना बचा है, ये रहा H2O2 कितना बचा है, A माइनस एक्स, तो ये A माइनस एक्स हो गया, एन फैक्टर तो फिक्स ही है 2। अब इसके नॉर्मेलिटी तो वही है जो सोल्यूशन था, लेकिन अब जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो कितना है, VT, क्योंकि T टाइम पर जो KMnO4 का वॉल्यूम यूज होगा वो क्या होगा, VT। दोबारा सुनिए, इसी टाइट्रेशन को T बराबर जब 0 टाइम पे करवाया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वॉल्यूम यूज हुआ वो था V0। थोड़ी देर बीतने के बाद में H2O2 थोड़ा कम हो गया, खर्च हो गया। अब इस कम वाले को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वॉल्यूम KMnO4 का काम आया वो आया VT। तो क्या आप कंफर्म कर सकते हो ये बात कि V0 इज ग्रेटर देन V2? ये बात समझ आनी जरूरी है आपको। ये वो वॉल्यूम है KMnO4 को जिसने T इज इक्वल टू 0 टाइम पर H2O2 को न्यूट्रलाइज किया, और ये वो वॉल्यूम है जिसने T टाइम पर H2O2 को न्यूट्रलाइज किया। नेचुरल सी बात है, स्टार्टिंग में H2O2 ज्यादा होगा तो शुरुआत में जो वॉल्यूम काम आएगा KMnO4 का वो ज्यादा काम में आएगा, और थोड़ी देर के बाद में क्योंकि H2O2 कम हो जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वॉल्यूम आएगा वो कम होगा। तो ये कोई पूछेगा तो नहीं आपसे, पर आपको पता होना चाहिए V0 इज ग्रेटर देन VT। अब अगर मैं यहां से इसको नंबर 2 डाल दो, तो अगर मैं यहां से फर्स्ट इक्वेशन से A निकाल लूं तो ये हो जाएगा NV0/2, इसको नंबर 3 कर दो। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से A माइनस एक्स निकालूं तो वो हो जाएगा NVT/2। तो अपना काम तो चल गया। हर बार मैं आपको बोलता हूं मुझे किसी भी तरह से A और A माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करें, हम कह सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A की जगह लिख रहा हूं NV0/2 और इसकी जगह लिख रहा हूं NVT/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला आएगा 2.303 अपॉन T
log ऑफ V0 बाय VT। इस तरह से आप टाइटेशन मेथड का यूज करके यहां यूज कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं जी, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ V0 बाय VT। तो इस तरह से मैं इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकता हूं। अब ये तो मैंने बड़ा सिंपल सा केस लिया जिसमें एक रिएक्टेंट ही टाइटेंट से रिएक्शन कर रहा था। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर रिएक्टेंट के साथ साथ मान लो प्रोडक्ट भी रिएक्ट करता हो तो क्या करेंगे, तो वो केस थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है फिर आगे जाके। फिर उस केस में हमें सबके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उन वॉल्यूम्स को रिलेट करना पड़ता है। आइए देखते हैं। तो इसको बताने के बाद में टाइटेशन मेथड का एक और एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। तो IIT लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं कैसे इसको सोल्व कर रहा हूं। अब मैं टाइटेशन मेथड का सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने लिया एग्जांपल नंबर 2। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी A gives 2B plus 3C। ये सब एक्वस मीडियम में है और ये सब के सब मान लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट है तीनों, और इनको मैं एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करना चाहता हूं, रिएक्ट करना चाहता हूं। तो वो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बिरेट में है, वो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बिरेट में है, और ये जो आपकी रिएक्शन के कंपोनेंट है, ये जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्यूरेट में है। बूंद बूंद करके जब गिरेगा और इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो मैं तो इतना जानता हूं इक्विवेलेंस पॉइंट पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के टोटल इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट के टोटल इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स के बराबर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं। मैंने क्या क्या फिक्स कर दिया कि मान लो इस केमिकल का एन फैक्टर है 3, इस फैक्टर का एन फैक्टर है 2, इसका 1, कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू लेके बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको XYZ मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ध्यान से सुनना, आपको दो मेजरमेंट्स दी हुई है। आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड एट 0 टाइम और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड एट T टाइम। बिल्कुल पिछले वाला ही केस है, बस थोड़ा टिपिकल बना रहा हूं क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं। तो आइए मैं आपको दो स्टेज में इसको बताऊं। पहला एट T इज इक्वल टू 0 टाइम। हम जानते हैं T इज इक्वल टू 0 टाइम में अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, ये T इज इक्वल टू 0 टाइम का केस है, ये T टाइम का केस है। अब ये आपको आना चाहिए बेटे, ये है T इज इक्वल टू 0 टाइम का केस और ये T टाइम का केस। अगर इसमें से x जाएंगे तो इसकी 2 स्टोइकियोमेट्री है तो 2x बनेंगे और इसकी 3 स्टोइकियोमेट्री है तो 3x बनेंगे। तो मैं शुरुआत में बात करता हूं T इज इक्वल टू 0 टाइम की। तो जरा देखना, एट इक्विवेलेंस पॉइंट number of equivalent of reducing agent is equal to number of equivalent of oxidizing agent। अब T is equal to 0 टाइम पे ना तो ये है ना ये, हालांकि तीनों रिड्यूसिंग का काम करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में बना ही नहीं, तो केवल एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज A। तो मैं A के इक्विवेलेंट को किसके बराबर करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट के बराबर करूंगा। तो आइए स्टार्टिंग में कितना था, मोल में कितना था A, और मैंने इसका एन फैक्टर कितना बताया आपको 3 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मान लो सॉल्यूशन की n है और जो वॉल्यूम यूज हुआ वो है V0। तो बोलो क्या फर्स्ट इक्वेशन से मेरा A T बराबर 0 टाइम पर A के कितने मोल थे बेटा, A ये रे मोल इंटू एन फैक्टर। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गए, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर A के इक्विवेलेंट्स आ गए, और ये किसके बराबर होंगे, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। वो कैसे आते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो 0 टाइम पर जो वॉल्यूम का यूज हुआ है वो कितना हुआ है, V0। तो हो गया A3A इज इक्वल टू MV0। अब सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एट T टाइम, ध्यान दीजिएगा। अब T टाइम में सारे जाग गए हैं, तीनों के तीनों रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ
ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पिछले बार के केस में और इस बार के केस में क्या फर्क है? टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर बस आपने इसी को बराबर कर दिया था। अब टी टाइम बीतने के बाद में ये भी कुछ है और प्रोडक्ट भी कुछ है, ये भी कुछ रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ये तीनों के तीनों मेंबर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इन तीनों के इक्विवेलेंट का सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और सम कैसे आएगा? आ जाओ, पहले मैं ए की बात करता हूं। ए के मोल ए माइनस एक्स, एन फैक्टर कितना है? 3 प्लस बी के मोल 2x, एन फैक्टर कितना है? 2 प्लस सी के मोल 3x और एन फैक्टर कितना है? 1 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी तो फिक्स ही होगी जो भी है। और अब जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा बेटा? n इंटू वी टी। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था V0 और VT का रिलेशनशिप, और मैंने आपको बोला था V0 इज ग्रेटर देन VT। क्या बता सकते हो ये VT इस V0 से ज्यादा होगा या कम होगा? सही आंसर है ज्यादा होगा, क्योंकि पिछली बार तो इसने इसी को न्यूट्रलाइज करना था, इस बार इन सबको मिलके न्यूट्रलाइज करना है। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। 3a माइनस 3x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू nvt। तो 3x से 3x कैंसिल होगा बेटे, तो 3a प्लस 4x इज इक्वल टू आ गया आपका n इंटू वी टी। ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई। नंबर 1 में क्या था? 3a इज इक्वल टू nv नोट था, और इस बार आ गई 3a इज इक्वल प्लस 4x इज इक्वल टू nvt। तो जरा इसको रब करना पड़ेगा मुझे, इस पूरे को रब कर देता हूं। रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, इन 2 इक्वेशंस को लेके चलता हूं। अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को लेके चलता हूं तो क्या हो रहा है? देखिए, मैंने बोला अब 3a अगर nv0 के बराबर है तो क्या होगा? देखो, आपकी इक्वेशन आई 3a प्लस 4x इज इक्वल टू n इंटू वी टी। अब आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 से 3a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? nv0। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने nv0 प्लस 4x इज इक्वल टू nvt। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो nvt माइनस v0 बाय 4। यहां से बेटे मेरे x की वैल्यू आ गई, यहां से मेरी किसकी वैल्यू आ गई? x की। पर मुझे तो एक तो चाहिए होता है a और एक चाहिए होता है a माइनस एक्स। तो अगर मेरे को a माइनस एक्स चाहिए, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है nv0 बाई 3। देखो यहां से a कितना है? nv0 बाई 3। मुझे चाहिए a माइनस एक्स और x की वैल्यू होगी n vt माइनस v0 अपॉन 4। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा a माइनस एक्स आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं, एलसीएम 12 ले लो इसका। तो क्या हो गया? ये हो गया 4nv0 माइनस 3nvt प्लस 3nv0। 12 तो आया हुआ ये नीचे। अब ये 4nv0 और 3nv0, तो यहां आ गया 7nv0 माइनस 3nvt अपॉन 12। तो ये मेरे a माइनस एक्स की वैल्यू आ चुकी है। इसको नंबर 4 दे देता हूं, और a की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं। ये रहा a क्या है? a इज इक्वल टू, यहां से देख लीजिए, nv0 बाई 3, nv0 बाई 3। तो मुझे तो k निकालना है 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो nv नोट बाई 3 अपॉन 7nv नोट माइनस 3nvt बाई 12। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूं 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ n सब कॉमन कर जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 4v0 अपॉन 7v0 माइनस 3vt। इस तरह से अलग अलग रिएक्शंस के केस में हम टाइट्रेशन मेथड के थ्रू, जिसमें सबके एन फैक्टर डिफरेंट भी हो, तो भी हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक छोटी सी बात और सुन लोगे तो, जब v0 और vt का डेटा होता है ना, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, तो जो भी वैल्यू होती है ऊपर वाली, ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। तो नीचे मान लो 7 माइनस 3 आएगा तो ऊपर क्या आएगा 4। ये हर v0 और vt की कैलकुलेशन होता है। अगर ऐसा रिलेशनशिप आ गया यानी कि आपने एकदम सही कैलकुलेशन की है। तो
वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड भी हमने देख लिया, टाइट्रेशन मेथड में भी हमने सिंगल केमिकल जब यूज होता है तब भी देख लिया, और सारे केमिकल अगर रिएक्ट करें तो भी हम एक टिपिकल केस बनाकर इसकी बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं टाइट्रेशन मेथड में ही तीसरे एग्जांपल की, जिसको बोलते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 3 हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है, इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। और रियल में रिएक्शन क्या है? ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। अब इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इसकी। CH3COO C2H5 एस्टर प्लस H2 एसिडिक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। बच्चों ऐसी रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी तो एक से ज्यादा हो लेकिन ऑर्डर वन ही हो, ऐसे रिएक्शंस को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें मोलिकुलरिटी तो एक से ज्यादा हो लेकिन ऑर्डर वन हो, उनको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें एक रिएजेंट सोलवेंट का काम करता है और जिसकी अमाउंट एक्सेस होने के कारण ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाता, इस कारण से ऑर्डर से ही बाहर निकल जाता है। तो ऑर्डर किसके कारण होता है? केवल एस्टर के कारण होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। रेट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। और आप अच्छे से जानते ही हो कि अगर एक ही रिएक्टेंट की सिंगल पावर पर डिपेंड करेगी तो सीधी सी बात है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना कहा जाएगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर कहा जाएगा 1। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना कहा जाएगा? 1। तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें एक मेंबर सोलवेंट का काम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट की सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसे रिएक्शंस को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न अभी यहाँ ये नहीं है बताना, मेरा कंसर्न इसके रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो मैं बोर्ड पर आपके लिए लिख रहा हूं। इसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं ये मैं बोर्ड पर लिख के बता रहा हूं। इसमें एक तो दिया बेटे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ये टाइट्रेशन का ही थर्ड एग्जांपल है, यूज्ड एट 0 टाइम, ये दिया हुआ है V0। T टाइम पर जो NaOH का यूज वॉल्यूम है वो V2 है, और इनफाइनाइट टाइम पर जो NaOH का यूज वॉल्यूम है वो V इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे NaOH कहां से आ गया सर? आप जानते हो टाइट्रेशन मेथड में एक एजेंट होता है फ्लास्क में और एक एजेंट होता है ब्यूरेट में। पिछली बार टाइट्रेशन हो रही थी बेटे रिड्यूसिंग एजेंट वर्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, इस बार टाइट्रेशन हो रही है एसिड वर्सेस बेस की। तो ऊपर ब्यूरेट में तो होता है NaOH और नीचे एसिडिक सब्सटेंस होता है जैसे कि एसिटिक एसिड। तो है तो ये टाइट्रेशन ही, पिछली बार रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रही थी, इस बार न्यूट्रलाइजेशन वाली टाइट्रेशन हो रही है। तो अगर हम बोर्ड पे बनाए इसको थोड़ा सा कंफर्म कर दूं आपको कि ब्यूरेट में लिया जाता है NaOH को और फ्लास्क में लिया जाता है एसिडिक सब्सटेंस। ब्यूरेट में लिया जाता है NaOH को, इसमें NaOH है और इसमें एसिड है, इसमें एसिड है। तो यहां पर ये टाइट्रेट है एसिडिक सब्सटेंस और ये किसका काम करता है बच्चों? ये टाइट्रेंट का काम करता है, ये टाइट्रेंट का काम करता है। आइए देखते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये कैलकुलेशन है। बच्चों को जनरली पता नहीं लगता कि V0 का काम क्या मतलब है। इसमें बच्चों को क्या लगता है स्टार्टिंग में तो होगा ही नहीं, तो NaOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा? लेकिन ये गलत है, शुरुआत में कैटलिस्ट तो होगा ही। और आप लोग जानते हो कि कैटलिस्ट की अमाउंट यूज बिल्कुल भी नहीं होती रिएक्शन में। तो रिएक्शन की हर स्टेज में कैटलिस्ट की अमाउंट कांस्टेंट होती है बेटे। अगर आप 2 मोल लेके बैठ गए H प्लस या 0.2 मोल लेके H प्लस बैठ गए तो पूरी रिएक्शन में वो 0.2 मोल H प्लस तो रहेगा ही रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊं, ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टार्टिंग में इस पूरे रिएक्शन में T = 0 टाइम में एक तो होगा एस्टर वाटर में घुला हुआ और एक होगा कैटलिस्ट की फॉर्म में H प्लस।
t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। जब टाइम कुछ बीत जाएगा तो ये एस्टर थोड़ा खर्च हो जाएगा, कैटलिस्ट उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एसिड और बढ़ जाएगा। ऐसे कई टाइम पर ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा आते रहेंगे, मैं फाइनल बता रहा हूं। और जब इनफाइनाइट टाइम आएगा तो ये तो खर्च हो जाएगा पूरा पूरा, कैटलिस्ट उतना ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जो बनेंगे ये उतने ही बनेंगे जितनी इसकी मैं इनिशियल अमाउंट लेता हूं। तो क्या मैंने बोला, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कौन है रिएक्शन में, मिक्सचर में, एस्टर जो कि नॉन एसिडिक है और H प्लस एज ए कैटलिस्ट। टी टाइम पर कौन कौन है, एस्टर भी है, कैटलिस्ट भी है और एसिड भी है। और इनफाइनाइट टाइम पर कौन कौन है, एस्टर नहीं है, केवल कैटलिस्ट है और एसिडिक एसिड है, इथेनॉल तो है साथ में। तो इस तरह से मैं कैसे इसको रिलेट करूंगा, आपको जो डेटा दिया हुआ है NaOH कितना यूज हुआ ये डेटा दे रखा है, 0 टाइम पर V0 यूज हुआ, टी टाइम पर VT यूज हुआ और इनफाइनाइट टाइम पर कितना यूज हुआ V इनफाइनाइट। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके अमाउंट्स के बारे में, बिल्कुल कर सकते हैं, सॉरी आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके अमाउंट्स के बारे में। क्या सबसे ज्यादा वॉल्यूम V इनफाइनाइट होगा, क्या उससे कम वॉल्यूम VT होगा और सबसे वॉल्यूम कम कौन होगा V0, तो सबसे बड़ा होगा V इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसने कैटलिस्ट प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। VT जिसने कैटलिस्ट और उस टाइम तक बन चुके एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। और V0 सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसने केवल कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कैटलिस्ट के अलावा और कोई एसिडिक सब्सटेंस नहीं होता। तो आइए हम इसको सीखते हैं हम कैसे करने वाले। टाइट्रेशन मेथड में स्टार्टिंग में देखना, फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 टाइम की बात करूंगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इस एसिड का n फैक्टर भी 1 है, ये भी 1, HCl 1 है, NH का भी 1 है, तो n फैक्टर को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में सबके n फैक्टर क्या है, 1 है। मैं डायरेक्ट मोल को मोल से रिलेट कर सकता हूं। आइए स्टार्टिंग में मान लीजिए कैटलिस्ट के मोल्स हैं n इज इक्वल टू n इंटू V0। बोलो समझ में आई के बाद, अगर कैटलिस्ट के मोल है n तो शुरुआत में तो जितना भी यूज होगा वो किसको न्यूट्रलाइज करने काम आएगा, कैटलिस्ट को काम आएगा, तो शुरुआत में तो ही बन गई इक्वेशन। अगर मैं सेकंड बनाता हूं t टाइम पर, अब ध्यान से सुनना भाई, t टाइम पर a माइनस x और x, ये रहा एसिडिक सब्सटेंस और ये तो है ही उतना का उतना। तो टी टाइम बीतने के बाद में इतना बता दो फ्लास्क में कौन कौन सी दो स्पीशीज जो एसिडिक हैं, एक तो कैटलिस्ट और एक बनने वाला एसिडिक एसिड। तो देखो सही कर रहा हूं क्या, टी टाइम पर क्या होगा, ये तो यूज होता ही नहीं तो उतना ही है, प्लस x इज इक्वल टू n इंटू VT। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। टी टाइम पर जो NaOH की अमाउंट आएगी वो किस किस को न्यूट्रलाइज करेगी, कैटलिस्ट जो जितना भी प्रेजेंट है शुरुआत से प्लस उस समय तक बन चुके एसिडिक एसिड को। तो कैटलिस्ट के मोल तो उतना ही है और एसिड के मोल कितने हो गए, x। अब जो VT न्यूट्रलाइज करेगा वो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। और लास्ट में टी टाइम के बाद इनफाइनाइट टाइम पर, अब ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम इनफाइनाइट हो जाता है तो ये तो बचता ही नहीं, ये भी A बन जाता है और ये भी A बन जाता है। अब मुझे बताइए इनफाइनाइट टाइम पर क्या क्या है मिक्सचर में, ये तो है नहीं, एक तो कैटलिस्ट है, एक एसिडिक एसिड है और एक अल्कोहल है। और जबकि मैं पूछूं अगर एसिडिक सब्सटेंस कितने हैं तो दो ही हैं, कैटलिस्ट और एसिडिक एसिड। लेकिन ये एसिडिक एसिड अपनी मैक्सिमम अमाउंट में है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पर सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इनफाइनाइट टाइम पर देखो कैटलिस्ट तो उतना ही है, NH प्लस A बन चुका है अब तक, ये रहा A इनफाइनाइट टाइम पर इज इक्वल टू N इंटू V इनफाइनाइट। इसलिए मैंने कहा था देखना कि V इनफाइनाइट सबसे बड़ा है, इसको सबसे ज्यादा काम करना है, इसको पूरे एसिड को और उस टाइम के कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है। VT उससे कम है क्योंकि किसी टाइम पर बन चुके एसिड को और कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और V0 सबसे कम है क्योंकि केवल कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो एक काम करो, अगर मैं VT माइनस V0 कर दूं, ये या सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देता हूं, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो n कॉमन हो गया, VT माइनस V0। इसको जब कैंसिल करूंगा तो NH से NH कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आएगा, x के। और अगर मैं ये मैंने करा इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, और अगर मैं इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करता हूं
थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करता हूं तो n तो कॉमन ही, क्या आएगा v इनफाइनाइट माइनस v0, v इनफाइनाइट माइनस v0 इज इक्वल टू, बोलो इसमें से इसको माइनस करो तो NH NH कैंसिल हो जाएंगे, केवल a बचेगा। तो ये नंबर 3 कर दो और ये नंबर 4 कर दो, मेरा a भी आ गया, x भी आ गया। और अगर मैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो मैं कहां लिख रहा हूं, इसको ऊपर लिख रहा हूं, तो इसको मैं इसको रब कर रहा हूं और इसको ऊपर लिख रहा हूं। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा n v इनफाइनाइट माइनस वी टी इज इक्वल टू a माइनस एक्स। बस अपना काम चल गया। बस मुझे एक तो चाहिए होता है a और एक मुझे चाहिए होता है a माइनस एक्स। तो अगर मैं करूं a अपॉन a माइनस एक्स जो मुझे चाहिएंगे, तो a की जगह क्या लिख रहा हूं, n v इनफाइनाइट माइनस v0 और a माइनस एक्स की क्या लिख रहा हूं, n v इनफाइनाइट माइनस vt। इनफाइनाइट ऊपर लिखा जाता है इसलिए ऊपर लिख रहा हूं इसको। तो क्या होगा बेटे, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मेरा रेट कांस्टेंट आ चुका है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ v इनफाइनाइट माइनस v0 डिवाइडेड बाय v इनफाइनाइट माइनस vt। इस तरह से मैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूं। दोबारा देखिए, स्टार्टिंग में कौन था, एस्टर और कैटलिस्ट। टी टाइम पर क्या क्या है, एस्टर भी है, कैटलिस्ट भी है, एसिड भी है, एल्कोहल भी है। इन्फिनिट टाइम पर कौन कौन है, ये है नहीं, केवल कैटलिस्ट है, ये दोनों है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो मेरे को NaH को किससे न्यूट्रलाइज करना है, एसिड से और H+ से। तो स्टार्टिंग में सारा NaH किसको न्यूट्रलाइज करेगा, कैटलिस्ट को बेटे। टी टाइम पर किस किस को करेगा, कैटलिस्ट तो जितना है उतना ही। टी टाइम पर एसिड और कितना बन गया, X और बन गया, तो X को भी न्यूट्रलाइज करेगा। और जब इनफाइनाइट टाइम आएगा तो कैटलिस्ट तो उतना ही है और अब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब एसिडिक एसिड कितना हो गया, 1। तो NH प्लस A इज इक्वल टू N V इनफाइनाइट। और कैलकुलेशन करके बड़े आराम से मैं K की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये आपका आज की क्लास का वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड हो गया और टाइट्रेशन मेथड हो गया। टाइट्रेशन में मैंने आपको 2 टाइट्रेशन करवाई, रेडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन। अगले वीडियो में मैं इसको वाइंड अप करूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको पसंद आया, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट्स तक इसको फैलाइए, ताकि किसी का भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है काइनेटिक्स का, उसको समझ में आ जाए, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने किसी की हेल्प कर दी। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए रिलीज कर सकूं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।